आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज फ़ेसबुक लाइव में 1-2 बड़ी खबरों के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरह से अभी पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जो कि 26 जनवरी के दिन अपने जिस स्वरूप में लाल किला और आईटीओ पर आया था, उस लाल किला कांड में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद और उसके निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियों के बाद, वैसे तो गिरफ्तारी 65 लोगों से अधिक हो चुकी है, लेकिन दीप सिद्धू जैसे कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद, टूल किट प्रकरण पर जिस तरह से पूरे इंडिया में उसका जो एक नेटवर्क छाया था, उसके सारे नाम बाहर आ रहे हैं और जिस तरह से दिशा रवि और जैकब और इस तरह से कुछ नामों के आने के बाद कि टूल किट प्रकरण को लेकर के कैसे एक पूरा जाल काम कर रहा था। देखिए, आप इन प्रकरण पर जिस तरह से जा कर के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस जो कर रही है। देखिए, इस मामले में जो चीज़ें पहले ही और ख़ास करके मैं बराबर बोलता रहा कि जितने आंदोलन के व्यक्ति और संगठन दिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया या फेसबुक के हमारे प्रोफाइल पर जाइए और बराबर मैं प्रतिदिन एक वीडियो जरूर डालता रहा और हर बार जो मैं ये बोलता था कि यहाँ कोई पार्टी, कोई व्यक्ति की कहते से जितने नेता, संगठन, ये सारे लोग एक वो भी एक किट की तरह इस्तेमाल किए गए। दिल्ली में जब से यहाँ पर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर जितना भी सब कुछ चला और आज इस खत्म हुई अवस्था में भी जो आंदोलन चल रहा है, अभी भी उसका हैंडलर एक है। मैं ये बार-बार कहना चाहता हूँ, इस पर आप लोग गौर ज़रूर करिए, देश गौर करे। सुरक्षा एजेंसियाँ तो अपना काम कर ही रही हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश। इस साजिश को अगर आप सोचते हैं क्योंकि मैं इधर बीच देख रहा हूं कि टूल किट प्रकरण में जब एक दो नाम आ गए, दिशा की और जैकब की, ये सब इस्तेमाल किए गए। इन्होंने देश विरोधी काम किया, इसमें तो दो राय नहीं। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। इनके गिरफ्तारी के बाद जो आवाज भी उठ रही है वो भी मैनेज किया गया है। हम आपसे इतना कह सकते हैं कि मोदी सरकार को किसी भी तरह से बदनाम करके अराजकता के माहौल में देश को ढकेलने की ये जो अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, जिसको पिछले अक्टूबर के पहले ही बाकायदा चार्ट आउट कर लिया गया था, ये सारा खेल उसी के तहत किया जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा था कि एक एक राजनीतिक पार्टी जो इस विरोध आंदोलन में अभी एक राजनीतिक भूमिका अदा करती हुई दिख रही है, उसको भी हैंडलर साजिशकर्ता जो मुख्य हैंडलर है, चाहे वो देश हो, ये संस्था हो, वो उसका टूल किट बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा, आखिर में क्या कारण था कि राहुल गांधी को ये कहना पड़ता है कि हर एक घर में आग लगेंगी? ये कौन सा बयान होता है? राजनीतिक बयान के मायने समझते हैं? या तो उनको इस तरह का अंदेशा था और अगर अंदेशा था तो उन्होंने इस पर कभी नहीं। और आप देखिए, जो बक्कल उतारने की बात राकेश टिकैत बोलते हैं, फिर लाठी में तेल पिलाने की बात बोलते हैं और लठ लेके आना, ये सारी बातें हैं। आप कैसे मानते हैं कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था? इन लोगों को सिर्फ इतना ही पता था, ये करने पर ये हो जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा ये इनको नहीं मालूम था। इसलिए इस पूरी साजिश में, इसलिए जहां तक एक आतंकी संगठन, ठीक है, भारत के खिलाफ अगर कोई संगठन आंदोलन करे और भारत के झंडे को संगठन, मतलब समझिए आप, किसान आंदोलन एक और बात है। चाहे वो भ्रमित हुए जैसे हुए, पंजाब से चले, हरियाणा से चले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चले, राकेश टिकैत नेता हो गए, दर्शनपाल नेता हो गए, डीएम सिंह नेता हो गए, भानु हो गए, जितने भी तमाम 35-40 संगठनों का नाम में समय हम न जाया करें, ये सब एक स्तर पर अनजान थे। एक स्तर पर सब जानते थे कि इस आंदोलन की इतिश्री
हो जाएगी 26 जनवरी के ये करने पर। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि लाल किले पर जाने के बाद या आईटीओ पर ये करने के बाद आगे क्या करना, और आगे जो करना था वो संगठन कर रहा था जिसको जिम्मेदारी की थी। ये सब कुछ तय किया गया था। इसलिए मैंने बोला कि आज राकेश टिकैत जो ये बड़बोला, आज कहीं का ये व्यक्ति नहीं रह गया। किसान तो खैर रही नहीं गया ये, और जो मैं शुरू से पहले दिन से कह रहा था जब 11 दौर की वार्ता चल रही थी, ये सब टूल किट बने हुए थे। इनको इनके हिसाब से जो कुछ भी मैनेज किया गया, मुंह से क्यों कहा जाए, वो तो सारी बातें आएंगी। योगेंद्र यादव भी सारी आग लगाई हुई है, जैसा कि बिट्टू ने बोला कांग्रेसी सांसद ने, ये तो उससे कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन योगेंद्र यादव की भी औकात उतनी है कि उनको कितना क्या काम करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि हैंडलर पाकिस्तान और चीन थे। चीन के इशारे पर, चीन से निर्देशित, पाकिस्तान के जरिए खालिस्तान के नाम को उभारते हुए इन सारे देश विरोधी तत्वों को एक संगठन के तहत काम करने के लिए आदेशित किया गया था। और दिल्ली पुलिस, और ये आज से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अक्टूबर से ये बात कह रहा हूं, और किसान नेताओं से जब 5 दौर की वार्ता खत्म हो गई तब मैंने कहा इस देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया गया। जब समाचार चैनलों में या अखबारों में सिर्फ एक एक घटनाक्रम को उसके आधार पर बता दिया, एक जो विश्लेषण का जो तरीका होता वो साफ साफ है कि किसी को एक एक्सटेंशन, जो उसके बातचीत का जो तौर तरीका है या अपने बात को एक्सटेंड करने का जो तौर तरीका है, उसके लिमिटेशंस है। जब ये सबके नेता हो, चाहे संगठन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे भीड़ हो, एक निर्देशन के ही तहत उनको उतना काम करने का हुआ था, तो वो किसी एक नेता के और किसी एक राजनीतिक पार्टी के अंडर नहीं था। हाँ, ये सब टूल बने और इनके अपने अपने स्वार्थ थे, देश विरोधी काम तो इन्होंने किया है, लेकिन उसका पूरा निर्देशन चल रहा था बीजिंग से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, और आप सीधे सीधे कह सकते हैं आईएसआई उसको पूरी तरह से आगे बढ़ा रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? सारी बातें होने के बाद चोर अपना कोई एक एविडेंस छोड़ने लगता है। तहरीके इंसाफ पार्टी, जो पाकिस्तान की जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनकी पार्टी है, उस पार्टी की तरफ से अब बाकायदा दिशा रवि जैसे लोगों की गिरफ्तारी के बाद सीधे सीधे भारत के खिलाफ उनको अरेस्ट करने के लिए सरकार को, मोदी सरकार को घेरने की एक अंतरराष्ट्रीय रणनीति बनाई जा रही है। बाकायदा उसमें विरोध प्रस्ताव पारित हुआ है। आप सोचते चलिए, एक कार्यकर्ता जो अपने आप को ग्रेटा थनबर्ग की सहयोगी कहती रही, 21 साल एज है, और मुझे कमाल तो तब होता है, शर्म भी आती है कि कभी कभी आज सुबह जब मैं अखबारों के हेडलाइन देख रहा था कि इसमें इतनी गिरफ्तारी, 21 साल की रवि भी हुई गिरफ्तार। क्या साल भर है? बड़ा सवाल तो वही है। अगर ये बात कही जा रही कि कसाब की एज भी तो 18, 17-18 के करीब थी, उसने तो तहस नहस कर दिया था। आतंक और षड्यंत्र का दिमाग से उम्र का क्या ताल्लुक? तो ये फालतू की बातें इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की विडंबना यही सब होता है। बड़ा सवाल यह है कि इस देश की 135 करोड़ की जो आबादी है और जिसको लोकतंत्र पर भरोसा है और लोकतंत्र का निर्वहन करने वाले प्रधान पर जो पूरा भरोसा है, वो बरकरार रहा। और सरकार, और ये भी मैंने कहा, बराबर आप देख लीजिए उठा करके, गोली नहीं चलेगी। तो वो जो संयम सरकार ने दिखाया, इसके बाद तो मुझे तो आश्चर्य ही नहीं हो रहा है जितने नाम आ रहे हैं। ये तो आश्चर्य उन लोगों के लिए हो सकता है जो इससे परेशान है। एक से एक नाम आएंगे और सीधा ये अभी खालिस्तान पर ही जाके सब टिक जाता है मामला। इवन कि कनाडा, कनाडा जैसे देश को भी यूज किया गया, और उसके पीछे दिमाग है सिर्फ और सिर्फ बीजिंग की वो प्रोपेगेंडा टीम जो मुख्य हैंडलर थी, और पाकिस्तान के जरिए जिसको एग्जीक्यूट कराया गया। इसलिए पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग सरकार के उन खुफिया तंत्र और उन प्रोपेगेंडिस्ट टीम के वो लोग, वो विशेषज्ञ, वो विश्लेषक जो किसी भी कीमत पर भारत की तबाही चाहते थे, उस स्तर पर, जिस स्तर पर उनकी संकल्पना थी,
लेकिन इस देश की 135 करोड़ की जनता ने और सरकार के मजबूत इरादे ने आज किसान आंदोलन की हकीकत को सामने ला ही दिया। किसानों की समस्या और किसानों की कुछ नाराजगी अगर वो भ्रमित है, ये बात जायज है, लेकिन उसकी आड़ में 80 दिन से अधिक समय तक तो खुले तौर पर उसके पहले 4 महीने से अगर आप लगा लीजिए, ये सब एक दिन की बात नहीं थी। 26 जनवरी को कब क्या क्या करना है वो सब तो टूल किट से पता हो गया। उसके बाद भी और इस आंदोलन का जो अभी एक्सटेंशन हो रहा है, टिकैत इस हारी हुई लड़ाई को और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एकाएक सक्रिय होकर के किसानों की जो अलग जगाने के लिए राजस्थान से लेकर के पूरे देश में ये जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है, इसको जिंदा रखने के लिए ये अभी भी वही ग्रुप काम कर रहा है। लेकिन वो जान चुका है कि ये देश पूरी हकीकत पूरी तरह से समझ चुका है, इसलिए सरकार की मजबूती और जनता का समर्थन बिल्कुल साथ मिले हुए और इसी को हराने का पूरा प्रयास है। इसलिए हैंडलर कोई छोटा मोटा नहीं है, एक राष्ट्र के दिमाग है। इसलिए भारत का जो तथाकथित किसान आंदोलन है वो दो राष्ट्रों के षड्यंत्र का एक बड़ा परिणाम है। आज तक जिस किसी भी सरकार ने किसी कम्युनिटी को या किसी वर्ग को, किसान भी चाहे देश में किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो, हमारे भारत में वो किसान है और पूजनीय इतना उसे अन्नदाता भी मानता रहा। हालांकि मैं अन्नदाता शब्द से मुझे आपत्ति है, वो अन्न उत्पादक है, उस पर हमें गर्व है, सम्मान है, लेकिन इस देश का मध्यम वर्ग या इस देश का जरूरतमंद उसे पैसे देकर के खरीदता है। जितना भी जाए वो किसान के पास भी जाता है, सरकार के पास भी जाता है। ऐसे ही मध्यम वर्ग जब अपना खून पसीना जलाता है तो उससे वो कमाता है और उसके से जो वो टैक्स देता है उससे इस देश का विकास होता है। हर कह सकता है कि हम तो टैक्स दाता हैं, हम अन्नदाता, ये कोई दाता वाला शब्द इसका भी अब समय बदलना चाहिए। इसी तरह के इमोशनल बातें करके और उन्हीं का आधार और आड़ लेकर के राष्ट्र विरोधी तख्तियां, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग जो पूरी तरह से किसी भी राष्ट्र की इमोशनल सोच को क्रश करने पर लगा हुआ है, एक स्टैब्लिश सरकार को तबाह और बदनाम करने पर लगा हुआ है, उसे हम राष्ट्र विरोधी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका तमगा कि हम किसी के भक्त हैं या किसी के हैं, ऐसा नहीं, हम ऐसी ही भक्ति चाहते हैं। और वो भक्तों की आप पकड़ देखिए कि एक एक बातों को महीनों से कहा जा रहा है। ये देश की जनता की आप अभिव्यक्ति मेरी हो सकती है, ठीक है, मैं पत्रकारिता करता हूं, लेकिन आम जनता से भी आप बात करिए, सब कहते हैं ये तो खेल बड़ा लंबा है। इस लंबे खेल का अंत तो होना ही होना है, लेकिन डिस्ट्रक्शन के जितने भी ये टूल किट्स टाइप के और जितने भी ये नाम आ रहे हैं, इससे हमें घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जिससे वास्तव में लड़ना है हमें, वो देश तो एक तो खैर अभी पीछे जाने की कवायद कर रहा है, उस पर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो पीछे नहीं जा रहा है, वो तो हमारा जमीन हड़पा हुआ है। ऐसे ऐसे तो हमारा प्रमुख विपक्षी दल का नेता है और वो भी किसी भी आंदोलन के बीच में या शुरू होने के पहले, उस स्थिति के पहले वो ऐसी बात बोलते हैं कि वही बात पाकिस्तान से बोली जाती है। उसको कोरिलेट कैसे नहीं किया जाएगा, कैसे ये माना जाएगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुहिम है या एक षड्यंत्र किसी सरकार को तबाह करने के लिए जो रची जा रही है उसका पार्ट कोई नहीं होता, ये कैसे मान लिया जाएगा। राहुल और प्रियंका का ट्वीट सीए और किसान आंदोलन में ऐसे ऐसे समय पर इस तरीके से और इस अंदाज में आया है, वो निश्चल भाव से तो नहीं आया, उसके बारे में उनको जानकारी है। लेकिन इस देश के विपक्ष और सत्ता पक्ष की राजनीति की इस दूरी और इस विभेद की भी विडंबना, ये भी बहुत अजीब बात है और ये भी भारत के लोकतंत्र में फल फूल रहा है। क्या करिएगा, लेकिन न परेशान होने की जरूरत है, न आश्चर्य में आने की जरूरत है, क्योंकि 135 करोड़ भारतीयों का यह भरोसा है कि टूल किट जैसे जितने प्रकरण हैं इस पूरे 26 जनवरी कांड से लेकर के और अभी भी जो कुछ चल रहा है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब को पूरी तरह से एक गर्म करके रखने का भी जो अभी चल रहा है, ये भी निर्देशित है, ये राजनीतिक मूवमेंट नहीं है। ये गलत सोच रहे हैं। राजनीतिक दल अपना आकलन कर लेते हैं, सरकार का विरोध करना या मुखिया का विरोध करना एक भाव होता है, लेकिन उस अराजकता के दौर को और ज्यादा देश विरोध की तरफ जाते हुए प्रेरित करना, ये तो विपक्ष की राजनीति नहीं है।
और विपक्ष का मतलब कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर अगर है तो कांग्रेस है। कांग्रेस का जो प्रमुख नेता है, जो जून महीने में बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, उनके ट्वीट्स और उनके कुछ ऐसे बयान जो उस तरह की घटना होने के कुछ पहले आते हैं, कैसे कह सकते हैं कि वो उनको कोई जानकारी नहीं है। और अगर जानकारी रखने के बाद देश को इस अंधकार में झोंकने को कोई नेता तैयार हो जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, कम से कम देश के लिए वो देशभक्त नहीं है। ये एक आम अभिव्यक्ति है, एक आम बात है, माने या ना माने। वोट बैंक की राजनीति, और वोट बैंक की जो राजनीति है, जब वोट पड़ेगा तो उसी समय लोकतांत्रिक तरीके से लतियाने का काम, लतियाने का मतलब समझते हैं ना, उसको ठोकने का काम जनता करेगी, और जनता ने ये ठान लिया है। और इसकी पहली अभिव्यक्ति बंगाल में दिखेगी, ये आप देख लीजिएगा, पूरी तरह से ध्रुवीकरण होगा, उसका सांप्रदायिकरण होगा। आप समझ सकते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक पूरा पक्ष एक तरफ होगा और दूसरा पक्ष एक तरफ होगा। अब ममता पर है कि वो कितना तुष्टीकरण की राजनीति में और सेकुलर राजनीति में विश्वास करती हैं, और कितना वास्तव में अपने काम के आधार पर वोट मांगती हैं। अन्यथा रिजल्ट बहुत स्पष्ट है, कहने की जरूरत नहीं, आप जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। और देखिएगा आप, ज्यादा महीने नहीं है, ये आकलन है, ये समय है। और फिर जब हार जाएंगे तब तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता की राजनीति की, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू वोटों का, और हिंदू मजाक समझ लिया, मजाक बना लिया आप लोगों ने। यही समझते हैं हिंदू तो बस ऐसे ही है। तो इसलिए सीए आंदोलन, धारा 370-35 से राम मंदिर के निर्माण, ये सारा जो कुछ क्लियर हो गया था, उससे पाक परस्त भारत विरोधी शक्तियां, चाहे वो देश में है, नागरिक बन के रह रही हैं, और चाहे पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, और उधर चीन, ये पूरी तरह से बौखला गए थे। और इनकी बौखलाहट में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था, और षड्यंत्र सिर्फ यही था कि देश देश पूरा देश, जिसका मैं कह रहा हूं कि मोदी को, वास्तव में मोदी पर पूरा भरोसा करता है, उस भरोसे को तोड़ने के लिए देश को पूरी तरह से जलाने की एक बड़ी साजिश थी। और ये साजिश अभी भी खत्म नहीं हो रही है, न होगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद 2024 तक की भी एक जो है एक पूरी रूपरेखा उसी तत्व की तरफ से बनाई गई है। लेकिन इन सारे तत्वों को, इन सारे विरोधी तत्वों को एक सीमा में बांध के रखा जा सकता है, क्योंकि इस देश की 135 करोड़ की लोकतांत्रिक तरीके से समझने बूझने वाली जनता अगर वास्तव में चीन और पाक परस्त नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, और जिसमें 90, 95, 97% जनता जो है इस तरह से साथ है, बाकी 3% तो सब जगह होते हैं ऐसे। और आप जान समझ के भी नहीं बोल सकते, पता होता है कि आदमी भारत विरोधी काम कर रहा है, मतलब विचार से, दिल से, तो है इसमें सरकार और वो नहीं है। मोदी सरकार को बदनाम करके जनता के दिमाग से मोदी के प्रति जो भाव है वो खत्म करने के लिए ये इसलिए देश को जलाएंगे, कोई बात नहीं। जबकि अभी 2024 बहुत दूर है, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ 2-3 महीने में जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, सब पता चल जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये जितने भी टूल किट टाइप के अभी आपने देखे हैं, ये षड्यंत्र के सिर्फ एक हिस्सेदार थे, और इसके लिए इनको फंडिंग थी। इसके लिए चाहे जो हो, इसमें राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष की कुछ प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी किसी संगठन के माध्यम से मैनेज की गई थी। ये साफ साफ है, ये स्पष्ट है। घटनाक्रम के पहले ही कुछ ऐसे ही ट्वीट किसी विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं के कैसे आ जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। अभी तो ये जनता नहीं बोल रही है, बाद में वो स्पष्ट बोलने लगेगी। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये आकलन सिर्फ इस पे नहीं, आकलन तो वही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप ऐसे एविडेंस देते हैं जिसके कारण से मानना ही पड़ता है कि आपने ये काम किया है। और अभी सीए की तरह का एक आंदोलन और बड़ा करने की कोशिश, उसकी भी बात ही बात में ओवैसी के भी मुंह से निकल चुकी है। तो किसान के प्रति जो इतनी हमदर्दी है और बड़ी चुप्पी साधाए हुए हैं सबका मतलब आप समझ सकते हैं,
सब समझा जा रहा है और इस देश की जनता एक एक चीज पर नजर रखे हुए, एक एक चीज पर। इससे दिल्ली पुलिस साधुवाद की पात्र है और बहुत ही वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अंदाज में, जिस अंदाज में इस भारत को बदनाम करने के लिए, इसका तबाह करने के लिए, इसके इमेज को खत्म करने के लिए सारी कोशिशें की गई थी, उसी हिसाब से उसी का इस्तेमाल करके एक एक को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, खालिस्तान के तथाकथित गुंडों, उनको तो मैं आतंकी भी नहीं कहता, और कनाडा और खालिस्तान पर ही अगर हम सिमट गए तो फिर तो पाकिस्तान और चीन से, गोपाल चावला जो पाकिस्तान में रह करके और पूरा ट्रैक्टर आंदोलन करने की बात कह रहा है, हाफिज सईद उसका सहयोगी और सहयोगी के तौर पर उसमें शामिल होने की बात कह रहा है, ये क्या है? इसलिए जरूरत इस बात की है कि समय रहते पीओजे अर्थात पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर जितना सख्त रवैया हम अख्तियार कर लें, उतनी ही जल्दी भारत की आंतरिक शांति सुनिश्चित हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आप इस पर गौर करिए। इसलिए वहां से ध्यान हटे, इसीलिए चीन और पाकिस्तान ने बहुत ही साजिश का, जो इसको कहते हैं एक्सट्रीम कह सकते हैं, सातिराना अंदाज में इतना बड़ा षड्यंत्र रखा है, एक ऐसा मुद्दा उठवा दिया है जिससे हर व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो था किसान। तभी मैंने कहा था मजदूर और युवा, इन मुद्दों पर भी बहुत गौर करके रखना होगा, क्योंकि देश विरोध की जो खे की जो षड्यंत्र है और उसके जो षड्यंत्र के तौर तरीके हैं, वो रुके नहीं हैं, वो आगे बढ़ने वाले हैं। और अभी वो किस अंजाम पे पहुंचेंगे, सहज अंदाजा लगा सकते हैं। यकीन मानिए, आने वाले समय में छोटा ही सही, लेकिन पाकिस्तान और चीन से एक भिड़ है। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज हमारे फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया को फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। बहुत बहुत धन्यवाद।